ओके, सो हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है, किस चीज को हीट इंजन कहा जाता है? बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है हीट इंजन। हमारे गाड़ियों में हीट इंजन का इस्तेमाल होता है। हमारे कई सारे मशीनरीज जो फिलहाल इस बेसिस पे काम है, जैसे जूस गन्ने से जूस निकालने की जो मशीन आती है, आप स्विच ऑन करते हैं, गड़ 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 वो घूमता है, वो भी हीट इंजन पे काम करता है ना। ऐसे कई सारे मैकेनिज्म्स हैं जो हीट इंजन की तरह काम करते हैं। वैसे हीट इंजन होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन, आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। हीट दे रहे हैं और वो काम में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में, तो उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाएगा? हीट इंजन। तो मैं बोलूंगा सिंपल डिवाइस, a simple device that can convert heat partly, पूरी हीट को तो नहीं कर सकता हो। अरे यार, मैंने रखा, फेंक दिया उसको ले जाके। इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी is called as हीट इंजन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हीट इंजन कह सकते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है? हीट, पूरे हीट को तो वर्क में आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल होता तो हमारे गाड़ियों के एवरेज बहुत ज्यादा होते थे, है ना। मगर हम ये बात जानते हैं, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं उसके इंजन थोड़ा बहुत तो गर्म होता ही है, और अगर वो गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये गर्माहट आई कहां से? तो वही जो हीट्स आपने सप्लाई किए। हालांकि आपका इंटेंशन क्या था? आपने वो हीट किस लिए सप्लाई किए थे? ताकि आप वर्क कर सके। अरे भैया मुझे एक बात बता, तू पेट्रोल डाल रहा है ना, गाड़ी को चालू कर रहा, इस वजह से चालू कर रहा ताकि गाड़ी गर्म हो सके। गाड़ी गर्म होना वो अपने लिए रिजल्ट थोड़ी है, वो साइड इफेक्ट है उसका। हम गाड़ी को गर्म करने के लिए थोड़ी कर रहे थे, हमको तो काम क्या था, वो आगे जा सके, वो तो साइड इफेक्ट के तौर पे आ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे हीट का कुछ हिस्सा जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका हीट इंजन कहते हैं। आई बात समझ में? अब उसमें हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। हमारा अगला पॉइंट जो आएगा वो है एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? बेसिकली 3 एलिमेंट्स यहां पर हमारे पास सामने दिया गया है एज पर स्टेट बोर्ड। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा एलिमेंट है हमारे सामने हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। और तीसरा हमारे सामने है सिलेंडर, ठीक है, ये होता है सिलेंडर। ये हमारे सामने 3 एलिमेंट्स माने जाएंगे आपके हीट इंजन के, यानी 3 इंपॉर्टेंट हिस्से। सबसे पहले वर्किंग सिस्टम्स किसको कहा जाता है? तो फ्यूल, वेपर। अब फ्यूल बोले तो कौन सा आ गया? आपका डीजल आ गया, आपका गैसोलीन या पेट्रोल, पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूएस में, यूके यूरोपियन साइड में, यूरोपियन साइड तो नहीं, यूएस में ज्यादातर ऐसा चलन है, आप पेट्रोल पंप पे जाए तो आप बोलते हैं मैं गैस भराने जाना, है ना, वहां पर गैस स्टेशन लिखा हुआ रहता। अपन बोलते पेट्रोल पंप, मगर वो लोग बोलते गैस स्टेशन, है ना। आप बोलते आई एम फिलिंग द गैस, प्लीज फिल द गैस इन माय कार। तो हम लोग इस तरह से वहां, वो लोग वहां पर गैस करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को वहां पर गैसोलीन भी कहा जाता है। तो गैसोलीन पर से उसका शॉर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाता है? गैस। तो हम लोग कहेंगे फ्यूल वेपर। अब बोले ये कैसा? अगर गाड़ी के अंदर आपको इंटरेस्ट है, बॉयज को अक्सर रहता है इंटरेस्ट काफी गाड़ियों में, तो आपने देखा होगा सबसे पहले एक सिलेंडर जैसा एक शेप होता है हर इंजन में। आपने देखा हो 4 स्ट्रोक इंजन या 4 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन बोलते हैं ना अपन, 1 सिलेंडर। गर्ल्स को शायद ज्यादा मालूमात ना हो इस बारे में, है किसी को इंटरेस्ट गाड़ियों में? नहीं है, बॉयज में होगा, तकरीबन सभी को होगा, है ना। तो उसमें मालूम होगा कि भाई जैसे बाइक में जैसे 1 सिलेंडर इंजन आता है ना, शादी वाली हल्की फुल्की बाइक,
थोड़ा अच्छा हैवी बाइक ले लेंगे अपन, रॉयल एनफील्ड ऐसी कुछ बाइक पे चले जाते हैं तो थोड़ी हैवी बाइक्स पे जाते हैं तो 2 सिलेंडर इंजन जाता है ना। और अगर आप कार लेंगे, नॉर्मली कार में 4 सिलेंडर इंजन होता है ना। और अगर स्पोर्ट्स कार्स लेंगे, जैसा कि आप फॉर्मूला 1 रेसिंग कार लेंगे, तो अरे भैया वहां तो बहुत ही 12-16 ऐसे सिलेंडर इंजन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिक सिलेंडर में क्या होता है, कॉलम होता है, इसमें एक पिस्टन होता है इस तरह से, जो किसी क्रैंकशाफ्ट सिस्टम से लगा होता है। अब ये क्रैंकशाफ्ट सिस्टम क्या है, हमारे लिए इतना नहीं है, इतना है क्रैंकशाफ्ट सिस्टम क्या करता है, पिस्टन को ऊपर उठाना और घुमाना ऐसा। तो ये इस तरह से आता है क्रैंकशाफ्ट सिस्टम, इससे लगा रहता है ये। तो जब सिलेंडर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा, फिर वापस जब सिलेंडर जाएगा तो ये गोल गोल घूमेगा। अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसमें लगे रहते ऐसे सॉटूथ, है ना। ये मैकेनिज्म जुड़ता है हमारे गियर्स के साथ, और वो गियर किसके साथ जुड़ा रहता है, चक्कों के साथ, व्हील्स के साथ। तो जब आप गाड़ी चालू करके चलाते हैं तो होता क्या असल में कि यहां पर अगर कहा जाएगा, यहां पर यहां पर छेद रहेंगे, इस छेद में से एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। अगेन जहां तक मुझे लगता है बॉयज को नॉलेज होगी इस चीज के बारे में, फ्यूल इंजेक्टर नाम सुने कभी, फ्यूल इंजेक्टर मालूम पड़ जाएगा जब आगे जाके कार वार लेंगे आप, है ना। अक्सर कार में ये इश्यूज आते हैं, बहुत महंगा इशू रहता है काफी। एक फ्यूल इंजेक्टर जो है आपका कम से कम जैसा अच्छा खासा, अगर अच्छा क्वालिटी का लिए 15-20 हजार का एक रहता, ऐसे 3-4 लग जाते हैं उसमें, है ना, हर सिलेंडर का एक फ्यूल इंजेक्टर। तो एक फ्यूल इंजेक्टर रहता। अब ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करता, स्प्रे के फॉर्म में, स्प्रे आपने गैस को स्प्रे मारता हुआ ऐसा, तो यहां बबल्स के स्प्रे के फॉर्म में ये क्या करता, गैस अपने पेट्रोल या डीजल को ऐसे स्प्रे करता, है ना। और यहां रहता है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग तो मालूम होगा ना, यहां मालूम स्पार्क प्लग। जब आप ऑन करते ना ये ऐसा, आप क्या करते हैं, सपोज करो सेल्फ स्टार्ट दे रहे या किक मार रहे, तो स्पार्क प्लग में से निकलती है चिंगारी। अब ये चिंगारी की वजह से क्या होता है, यहां भड़कता है, बुक कर भड़केगा ये। जब ये भड़केगा तो क्या होगा, गैस दुन करके फैलेगी। जब ये फैलेगी गैस तो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी। अब यहां होता है हल्का सा छेद, है ना। जब पिस्टन यहां पर चले जाती है, यहां तक चला जाता है, तो ये जो छेद है जब इसके पास से जाता है पिस्टन, तो यहां से जो गैस है वो बाहर निकलती है ना। यहां से गैस, जो बची कुची गैस जो है वो बाहर निकल जाती है कि नहीं। अब जब बची कुची जो गैस है वो पूरी बाहर निकल गई, वो कहां से आती है फिर, साइलेंसर से, है ना। साइलेंसर को हम लोग बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं साइलेंसर को, सिंक। सिंक मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब जहां आप फेंक रहे हैं, मतलब जहां पर आप जो बची हुई हीट है, जो बची हुई एनर्जी आप बाहर फेंक रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंक। और जहां से ये लगातार सोर्स आ रहा है हीट का, है ना, तो उसको सोर्स बोला जाता है। हीट का जो सोर्स होता है उसको सोर्स बोलेंगे, और जहां फेंक रहे हैं सिंक, वही हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर आते पर। तो अब ये देखो, हमने देखा कि ठीक है, यहां से बची कुची गैस बाहर निकलती है। अब यहां से बची कुची गैस बाहर निकल गई तो यहां का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ग्रेविटी से और इससे गोल घूमने की वजह से भी ये पिस्टन दन करके नीचे आ जाएगा। फिर वापस जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर से यहां पर तो स्प्रे तो लगातार चालू है ना। फिर ये क्या होगा, फिर से स्पार्क प्लग उसको क्या करेगा, स्पार्क करेगा। फिर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मैकेनिज्म चलता रहता है। ये हर इंजन का ये बेसिक मैकेनिज्म है। चाहे कोई भी इंजन हो, चाहे पानी के मोटर बोट होता उसका इंजन हो, चाहे आपके बाइक का इंजन हो, चाहे आपका कार का इंजन हो, ये हर इंजन का बेसिक मैकेनिज्म है। शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए अपने भाई इसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पावर ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा पावर, मैं ये चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पावर जनरेट हो, एकदम तेजी से गाड़ी पिकअप करे, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया गया। मुझे ज्यादा पावर नहीं चाहिए मगर एवरेज ज्यादा चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करे, सिलेंडर की लंबाई बढ़ा दी गई, है ना। उसमें भी बहुत कुछ है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं, है ना। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आपको बेहतर बता सकता है कि भाई इसमें क्या क्या और क्या चेंजेस लाया जाता है। इसमें बहुत मामूली, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, जिसके हिसाब से ये सब चीजें बदलती रहती है। तो खैर, हम लोग उतनी दूर नहीं जा रहे, हमको बेसिक मैकेनिज्म समझना था कि हुआ क्या यहाँ पे।
है ना। आपने क्या करे, फ्यूल दिए, आपका जो वर्किंग सब्सटेंस था आपने वो दिया, है ना। स्पार्क प्लग ने उसको इग्नाइट किया। स्पार्क प्लग तो नहीं है, आपको सिर्फ हीट का सोर्स बोला जाता है। तो सोर्स ने उसको हीट दिया, जिसकी वजह से उस पर कंबशन हुआ, जला, गैस फैली। गैस फैलने की वजह से क्या हुआ, एक्सपांड होने की वजह से पिस्टन ऊपर गया, है ना। पिस्टन ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि जो बची कुची हीट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कहां पर चले जाती है, सिंक में, है ना। और ऑफ कोर्स यहां पर जो तीसरा एलिमेंट था हमारा सिलेंडर, ऑफ कोर्स ये सिलेंडर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ये सिलेंडर ना हो तो ये काम हो पाता था क्या ठीक से, नहीं। तो ये हमारे एलिमेंट्स है। अगेन मैं एक बात बता दूं, एलिमेंट्स का जो जिक्र है ये सिर्फ स्टेट बोर्ड में हुआ था। अगर हम एनसीईआरटी या जेई के हिसाब से पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, दे आर जस्ट सो। ठीक है, आप एक बार ध्यान देख लो, हाँ ठीक है, इतना कोई खास उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में आपको। फिर उसके बाद उसमें आया है टाइप्स ऑफ इंजन। टाइप्स ऑफ इंजन, तो इंजन के कितने टाइप्स है, दो टाइप है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकंड इंटरनल कंबशन इंजन। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, अगर सपोज करो सोर्स ऑफ हीट is connected externally in the system, सिस्टम बोले तो ये सिलेंडर को बोला जाएगा, और अगर बाहर है कहीं सोर्स ऑफ हीट तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और जाहिर बात इसको क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ हीट इज कनेक्टेड इंटरनली इन द सिस्टम, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये किसे कहा जाता है, शोले पिक्चर देखे हो, अरे हाँ या ना, शोले देखे कि नहीं देखे, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तुमने शोले मूवी अगर देखे होंगे तो स्टार्टिंग का ही सीन है ना, वो जय और वीरू ट्रेन में जाते, उसमें गुंडे हमला करते, हाँ बेटा आ जाइए अंदर, अगर कौन है, इलेवेंथ, अच्छा बैग ले लो। मैं बोला तुम्हारे अंदर फिजिक्स पढ़ने की उत्साह बढ़ गई ऐसे, तो बोले सर हम बैठते ही क्लास में ठीक है ले लीजिए जल्दी बैग। तो जैसा शोले मूवी अगर देखे होंगे आपने, इनका बैग देखो उधर है कितने, यहां है क्या तुम्हारे, चोरी हो गया, पैसे दे गया उसमें, यहां देख लो एक बार नजर मार लो, लगे तो हमारे बैग भी सर्च कर लो, तुम्हारा बैग हमारे पास नहीं है मिला, ये दो, ठीक है। हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, शोले, जय वीरू। तो जय वीरू का तब सीन तुमने देखे होंगे अगर बाय चांस, तो उसमें गुंडे हमला करते है ना, वो घोड़ों पे आते सब लोग, और फिर वो बोले कि भैया ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करता, कौन रहता है वो, धर्मेंद्र का नाम क्या रहता है, जय रहता है वीरू रहता, वीरू रहता शायद, है ना, चलो धर्मेंद्र ही बोलो अपन कहा। तो धर्मेंद्र क्या करता, वो कहां जाता, इंजन में जाता, तुमने देखेंगे वो कोयला जलाते, है ना, ये ऐसा फावड़े से डालते कोयला लगाता, है ना, और वो भाप ऊपर से स्टीम तो नहीं बोलना चाहिए, धुआं स्मोक निकलता बाहर, और जैसे जितना ज्यादा कोयला डालता था तो उससे क्या होती, गाड़ी की स्पीड बढ़ती। तो यहाँ जो सोर्स ऑफ हीट है वो कैसा है, एक्सटर्नल है, बाहर है, सिस्टम अलग है, ऐसी कुछ सिस्टम होगा यहाँ पर मगर वो अलग है। यहाँ पर हीट ऑफ सोर्स बाहर है, यहाँ से इसको जलाया जा रहा है कोयले को, यहाँ से हीट राइज अप हो रही, और राइज अप होके फिर ऊपर नीचे पिस्टन ऐसा मूव हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो हीट इंजन होता है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मगर ये जो गाड़ी का मैंने बताया, ये सब सारा मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग, ये वो सब कहां होता है, अंदर होता है ना, इंजन का जो सिस्टम होता है उसके अंदर होता है। तो हम लोग बोलेंगे ये कहां पर है सोर्स ऑफ हीट, इंटरनल है। उसको ऐसा नहीं है, तुम कभी गाड़ी चालू करने के लिए तुमको लकड़ी जलाना पड़ता है कि उसके नीचे, कि भाई चलो हाँ गाड़ी जाना है, सुबह चालू करना है तो चलो उसके नीचे लकड़ियां लाओ, है ना, ला रहे वो पूड़ी ला, तो पूड़ी के जला, प्लास्टिक अच्छा जलता ला, ऐसा है क्या कुछ,
हाँ? तो अब अगर हम लोग कहेंगे कि हम लोग को बाहर से हीट देना नहीं पड़ता, हम स्पार्क प्लग या सॉरी सेल्फ स्टार्ट को दबाते हैं या किक स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अंदर ही कुछ मशीन होती है या अंदर ही कुछ स्पार्क प्लग होता है जो हीट जनरेट कर देता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये अंदर लगा रहता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। आया समझ में आपको? तो ये समझ में आया? सिंपल से इतना बात याद हो, हीट का सोर्स अगर बाहर है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, हीट का सोर्स अंदर है तो इंटरनल कंबशन इंजन। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप पेज नंबर 22 का सब रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन with the help of फ्लो डायग्राम। ठीक है, फ्लो डायग्राम है यहाँ पे, एक ब्लॉक डायग्राम भी आता है। इसमें हम लोग सिर्फ ये देखते हैं क्या हुआ ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम का एक पार्ट है फ्लो डायग्राम, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है कि क्या हुआ, हम ये नहीं देखते कि कैसे हुआ। जब भी आप किसी भी चीज का ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो जैसे कि हम लोग कहेंगे, अगर मैं इसके फ्लो डायग्राम की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास एक हॉट रिजर्वायर होगा। हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर TH होगा, ये लगातार आपको हीट देते रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हीट आप देख रहे हैं फ्लो होती हुई, दिस इज QH। ओके, लगातार यहां हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद यहां से जो हॉट रिजर्वायर से हीट निकल रही है बाहर, वो जाती है कहां पर, इसके पास। ये क्या चीज है, वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो ये वर्किंग सब्सटेंस है मान लो, तो ये वर्किंग सब्सटेंस के पास गई। इसमें से क्या होता है, कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो मैंने देखा इसमें से कुछ हीट रिजेक्ट हो गई, या सॉरी वर्क के फॉर्म में चले गई आगे, नॉट रिजेक्टेड। उसमें से कुछ हीट का क्या हुआ, वर्क के काम से यूज हो गया। तो हमने कुछ हीट का हिस्सा इस्तेमाल कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वर्क। बाकी का जो बचा कुचा हिस्सा है वो चले गया किसको, कोल्ड रिजर्वायर को। यह है कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर होगा ठंडा TC। और कोल्ड रिजर्वायर को जो हीट गई है उसकी वैल्यू क्या है, QC। आप जब ये फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये जो चौड़ाई होती है फ्लो, ये आपके एरोस की, वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मान लो अगर ये चौड़ाई कम हो गई और इसकी और या इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई तो ये फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने हीट कम दिए और इसमें हीट ज्यादा निकल गई बाहर। मान लो मैंने 10 जूल की हीट दी, 15 जूल की हीट बाहर निकल रही, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसमें ये बात का ध्यान में रखना पड़ता है। अगेन मैं बता दूं, ये जैसा स्टेट बोर्ड का पार्ट है, एनसीईआरटी में और इवन पुराना स्टेट बोर्ड में फ्लो डायग्राम की जगह सीधा साधा ब्लॉक डायग्राम था। उसमें एक ऐसा ब्लॉक आता था सीधा साधा, इसको हम लोग कहते थे हॉट रिजर्वायर। उसमें से हीट जा रही है, किसको जा रही है, तो वर्किंग सब्सटेंस को जा रही है। उस वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, उसे कुछ हीट का इस्तेमाल करके वर्क करता है, बाकी बचा कुचा हिस्सा कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है ना, कोल्ड रिजर्वायर। और जैसे कि मैंने कहा, हॉट रिजर्वायर को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, सोर्स। और कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिंक। तो वैसे ही इसको सोर्स कहा जाता है और इसको सिंक कहा जाता है। तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक की मदद से बताते हैं हम लोग। जैसे आपने ब्लॉक्स बनाना सीखे होंगे आपके मैथमेटिक्स में,
आपने जब डिजिटल वो सब पढ़े होंगे, आपने ब्लॉक फ्लो डायग्राम बनाया होगा ना कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसा अलग अलग शेप का बनाते थे आप, रेक्टेंगुलर बॉक्स वैसा, है ना। तो बस वैसे ही बताने के लिए कि हाँ भाई ये हॉट रिजर्वायर है, तो सर इसको गोल बनाना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तुमको मन कर रहा है इसको तुम सर्कुलर बना रहे तो इलेप्टिकल बना दो, तुमको मन कर रहा तुमको स्टार का शेप बनाना है, तुम स्टार का शेप बना दो। कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ये कुछ अलग चीज है ना, ये कुछ अलग चीज है, इसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, बस इतना बताने के लिए थोड़ा सा उसका शेप अलग बताया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भाई हमने कहा कि ये दोनों चीज एक ही है, बस ये क्या है, एरो की चौड़ाई के साथ पूरा बताता है, और ये क्या करता है, इसको एरो की चौड़ाई से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ इतना बोलेगा देखो भैया यहां से हीट आई थी QH, यहां से हीट कोल्ड रिजर्वायर में गई QC, और बची कुची हीट का क्या हुआ, वर्क हो गया, है कि नहीं। तो हमने हीट का वर्क किया, बचा कुचा माल फेंक दिए। तो वही करते हैं, आप गाड़ी चलाते हो, है ना, आपके गाड़ी के अंदर वर्क होता है, जो बची कुछ हिस्सा है हीट का, वो कहां से निकलता है बाहर, साइलेंसर से, वो जो धुआं निकलता है ना गर्म। तो ये इस तरह से है वर्किंग मैकेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी, अगर तुम एंथुसियास्ट है सर बोले जिसका पिकअप अच्छा होगा, है ना, वो ठीक है, वो बात की बात है। मैं एक आम इंसान के हिसाब से सोचो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी मानी जाएगी, है ना। मैं मॉडल नहीं पूछ रहा, है ना, मैं ये पूछ रहा कि भाई उसमें क्या चीज होना चाहिए ताकि आप बोल सके कि भाई ये मेरे को ये गाड़ी बहुत जबरदस्त लगी। लुक्स छोड़ो, वह परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात करो। एवरेज, सबका एक कॉमन आता जवाब यह है एवरेज, जिसको अपन उनकी भाषा में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भाषा में कहेंगे माइलेज, है ना। जिस गाड़ी का माइलेज सबसे अच्छा उसको बेहतरीन माना जाता है, और सालों साल रिसर्च चल रहा है, अभी भी चालू है माइलेज को इंप्रूव करने के लिए, है ना। जैसे कि अब हम लोग बाइक्स में 100 तक पहुंच चुके हैं, 100 अबाव भी कुछ माइलेज है बाइक्स में, है अराउंड 100 के आसपास कुछ बाइक्स में माइलेज है, हम लोग बहुत कम जानते हैं, है ना। टीवीएस का कोई तो भी पर्टिकुलर बाइक है, दरवाजा खोल। तो जैसे कि मैंने कहा कि टीवीएस कंपनी का एक पर्टिकुलर बाइक है, तो उसका माइलेज है अराउंड 100 के आसपास। तो माइलेज ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि भाई हमको अच्छे से अच्छा माइलेज चाहिए किसी भी गाड़ी का, और हम लोग उसको बेस्ट मानते हैं हमारे लिए, ओके ऑफ कोर्स सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम माइलेज, अगर हम लोग बोलेंगे कि माइलेज के जबल को हम लोग इस लैंग्वेज में कैसा कहा जाता है, फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में माइलेज को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, है ना। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 2 बिजनेस है, एक ए बिजनेस और एक बी बिजनेस, है ना। मैं इसमें 1 लाख रुपए लगाता हूँ, 10 लाख बन के आता है, इसमें 1 लाख रुपए लगाता हूँ, 4 लाख बन कर आता है। तो बोले सबसे अच्छा बिजनेस, एफिशिएंट बिजनेस कौन सा है, ए वाला। क्यों ऐसा, इसमें आउटपुट ज्यादा निकल रहा कम इनपुट पे, और इस पे उतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। अब हमारे लिए हीट इंजन में आउटपुट क्या है, हमारे लिए काम की क्या चीज है, हमारे लिए काम की क्या चीज है, वर्क। अब बोलेंगे ये काम की चीज, अरे कुछ भी, ये काम की चीज है क्या अपने, अब आप ये देख के लेते हैं गाड़ी सबसे ज्यादा धुआं कौन सी मारती गाड़ी, ऐसा देख के लेते हैं नहीं, जो छपरी वो भी देखते है ना। तो वही वो भी जबरदस्ती धुआं लगाएंगे, कुछ का कुछ डालेंगे उसके अंदर, भाई हाँ करके, है ना, वो करते, वो भाई वो भी करते उसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो भाई मगर यहां हम लोग जानते हैं हमारे लिए ये फायदा नहीं, हमारे लिए ये काम की चीज है, तो हम फोकस करते हैं वर्क पे, ज्यादा से ज्यादा वर्क कम से कम हीट में, तो भाई इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वर्क डन अपॉन QH से उसको हम लोग कहेंगे, वर्क डन अपॉन QH। अब देखो फ्लो चार्ट को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि यहां पर आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका 2 काम हो रहा है, कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी जो बचा कुछ हिस्सा है वो कहां चले जा रहा है, कोल्ड रिजर्वायर में चले जा रहा है। तो मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, QH माइनस QC, मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, QH माइनस QC। तो मैं बोलूंगा ठीक है, देखो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगा बेटा, QH माइनस QC अपॉन QH, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस QC अपॉन QH, है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन हीट इंजन वो रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा वर्क करे, आपका ज्यादा से ज्यादा वर्क करे कम से कम हीट यूज करके एब्जॉर्ब करके, हम लोग मानेंगे वो सबसे बेहतरीन इंजन रहेगा। कोई भी हीट इंजन 101% एफिशिएंट नहीं है। अगर कोई हीट इंजन आप जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, अगर
जितनी आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पूरा का पूरा काम में कन्वर्ट हो गई वर्क में, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1, परसेंटेज में बोलेंगे तो 100। मतलब ऐसा इंजन मान लो, तुमने ऐसा इंजन डिजाइन कर लिए कि जो आप पेट्रोल को जला रहे हो, है ना, डीजल को जला रहे हो, कार में डीजल, गाड़ी में पेट्रोल जला रहे हो, तो उससे जो हीट जनरेट हो रही है उससे जो आपके गाड़ी के कंपोनेंट्स हैं वो गर्म नहीं हो रहे, हाँ, मगर उसके वजह से पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है बराबर, और वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, है ना। मगर ये पॉसिबल नहीं, हम खुद जानते हैं भाई पिस्टन कैसे गर्म नहीं होगा, वो तो गर्म होगा ही ना, है ना, उसमें हीट तो जाएगी जाएगी। तो ऐसा देखा जाए तो कोई हीट इंजन एफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर सबसे क्लोजेस्ट एफिशिएंसी हम लोग आज जो ऑन एन एवरेज एफिशिएंसी अगर मैं गिनूं मैं, तो हार्डली 40 से 50% है। मतलब हम लोग 50%, अराउंड 40% जो फ्यूल जलाते हैं ना, पेट्रोल डीजल, वो वेस्ट करते हैं, उसमें सिर्फ आधा हम इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि रिसर्च चालू है, ज्यादा लगातार रिसर्च चालू कि इसको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, है ना। हम लोग जैसे कि अगर कार्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है वॉल्वो का। चाइना की जो कंपनी है वॉल्वो की एक कार है, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है। उसका एवरेज अराउंड 40 to 45 किलोमीटर पर आवर का किलोमीटर का एवरेज है इसका 1 लीटर में। तो ऐसा लगातार रिसर्च चालू है ना। आगे जाके तुम इंजीनियर बनते हो अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मगर मेरी राय में ना बनो, है ना मेरी राय में ना बनो, बट है ना, अगर हाँ पैशन है, नहीं सर मुझे गाड़ियों का पैशन है, वो है यू है, तो ठीक है, तुम पैशनेट इनफ हो, तुम कुछ डिजाइन करना चाहते हो, तुम में इतना है काबिलियत, तो तुम जाओ बिल्कुल, है ना। मगर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के मुकाबले, है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक एआई इंजीनियर के मुकाबले तुम्हारा ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा लो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियर का, वो फैक्ट है। तो भाई भले कितना भी क्रेज है, उसको क्रेज को रख दो साइड में, पैसे को देखो, है ना, बनाने से अच्छा खरीद के डालो। हाँ, ये मेरी लैम्बोर्गिनी खड़ी है, ये मेरा रोल्स रॉयस खड़ी है ना, अच्छा फीलिंग आता। खैर, आया समझ में आपको ये? तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में आपको पूरा आ गया। चलो पूरा पढ़ लो हीट इंजन। एंड लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द हीट इंजन। तो देखो बेटा, अब हम लोग जो पूरा हीट इंजन का साइकिल है उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले आप इमेजिन करो कि ये पॉइंट है ए से, मैं यहां स्टार्ट करूंगा पॉइंट ए से। जब मान लो आपके फ्यूल इंजेक्टर ने यहां पर स्प्रे किया फ्यूल को, और यहाँ का फ्यूल वेपर और एयर यहाँ रिएक्ट हुआ, और जैसे यहां से स्पार्क्स जनरेट होते हैं, है ना, तो क्या होता है, कंबशन होता है एकदम। अब ये सारे प्रोसेस को स्लो मोशन में देखना है अपने को। तो जब ये बर्स्ट होगा या ब्लास्ट होगा एक, उससे क्या होगा भैया, गैस फैलते जाएगी फैलते जाएगी फैलते जाएगी, उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये प्रेशर लगातार बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, मगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। स्टार्ट में एकदम से जैसी ब्लास्ट हुआ वैसी नहीं जाता हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा वजनदार रहता है ना। पहले क्या बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर जब जाके आपका ये वाला प्रेशर इसके प्रेशर से या इसके वजन से जो है जब ज्यादा हो जाता है, तब जाके वो ऊपर सरकेगा। तो यहां पर सबसे पहला जो ए से लेके बी तक का जो साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग नाम देंगे हीट एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन, यहां पर हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब प्रेशर सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा, तब हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर 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 जाएगा, यानी गैस एक्सपांड होगी। जब गैस एक्सपांड होगी तो यहां हम लोग देखते हैं कि भैया अब ये जो एक्सपांशन है कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सपांशन, ये है वर्क डन बाय द गैस। ये वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। कौन फैला रहा है पिस्टन को, कौन ढकेल रहा है आगे पिस्टन को, गैस। तो दिस वर्क इज डन बाय द गैस। तो जब ये पिस्टन आगे आगे सरकता है, क्योंकि अब गैस फैल रही है, उसको फैलने को जगह मिल रही है, तो जाहिर बात है प्रेशर थोड़ा से कम होता चला जाएगा, है ना। और प्रेशर कम होता जाएगा, साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ओके, आपको याद होगा हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर ये वर्ड स्पेशली इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हॉट रिजर्वायर इस बात का ध्यान रखता है कि जो टेम्परेचर है हॉट सोर्स का वो बदले ना, ये ड्यूरिंग द मोशन हॉट सोर्स का टेम्परेचर बदले ना, नहीं तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी मालूम क्या, अगर मान लो कि याने स्पार्क प्लग
या कोई भी एक हॉट सोर्स है जो हीट दे रहा है, मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये खराब हो जाएगा। और अगर ये टेम्परेचर कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि जितना एफिशिएंटली वर्क होना चाहिए वो वर्क हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वो हीट भी कम देगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से हम ये हॉट रिजर्वायर जब हम बोलते हैं तो भैया हम ये मानते हैं कि यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, हॉट रिजर्वायर का कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब इस प्रोसेस में जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, और ये टेम्परेचर किस चीज के बराबर होगा, हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर के बराबर। तो ये कौन सा एक्सपांशन हुआ फिर, आइसोथर्मल एक्सपांशन। चलो ठीक है, जब ये पिस्टन ऊपर चला गया, वो याद है गैस बाहर निकल जाती फिर, है कि फिर क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है वापस, है कि। तो अब हम लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, नहीं एकदम से नीचे नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग अगर मान लें कि ये पिस्टन ऊपर चला गया, है कि नहीं, तो जैसे ये छेद में से अब ये गैस बाहर से निकलना चालू हो जा रही, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, जैसे ये होल को क्रॉस करता है पिस्टन, क्या वैसे ही नीचे आ जाएगा क्या, नहीं, वो जाएगा ऊपर। जब पूरी गैस जो अंदर ब्लास्ट हुई थी, एक हाई प्रेशर गैस जनरेट हुई थी, गैस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में जनरेट हुई, यहां से वो गैस बाहर निकलती है। जब तक आपका नीचे का प्रेशर सफिशिएंटली कम नहीं हो जाता, मान लो ये ऊपर से जो दबाव आ रहा है उसका प्रेशर है 10 पास्कल, कितना प्रेशर है 10 पास्कल, और इसने जो ब्लास्ट किया उसका प्रेशर है 15 पास्कल। तो चलो ठीक है, अब यहां जो गैस है 15 पास्कल की है, जब तक, अब देखो जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, अब यहां से गैस बाहर निकलेगी। अब गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम। तो 15 से जब 14 आएगा तो वैसे नीचे आ जाएगा क्या पिस्टन, नहीं, ऊपर से दबाव कितने का है, यहां से प्रेशर कितने का है, 10 पास्कल का, यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर कितने का था, 15 पास्कल का, है कि नहीं। तो मैं बोल रहा कि देखो ठीक है 15 पास्कल का हुआ, फिर यहां से गैस निकलने लगी, तो 15 से कम होकर ये कितना हो गया, 14 पास्कल, है कि नहीं। तो भैया 14 पास्कल पे आ गया, तो पिस्टन नीचे आ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी भी ये प्रेशर कैसा है, ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा है, तो उसको होल्ड करके रखेगा। फिर कम हुआ 13, फिर कम हुआ 12, फिर कम हुआ 11, फिर कम हुआ 10, और जैसे ही 10 से थोड़ा सा भी नीचे गया, अब क्या होगा, अब नीचे आएगा। तो वही सीन हमको देखने को मिलता है कि अब हम ये देखते हैं अगले सीन में कि यहां पर ये बी से सी वाला पोजीशन हो गया, अब ये सी से डी वाला पोजीशन, कि हम क्या देखते हैं कि देखो जब तक 15 से जब तक आप 10 तक पहुंचे नहीं थे तब तक पिस्टन नीचे आया था क्या, तब तक वॉल्यूम कम हुआ था क्या, नहीं। हाँ, मगर जैसे जैसे गैस निकल रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था, प्रेशर धीरे 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 कम हो रहा था। तो देखो ये ग्राफ वही बता रहा है, देखो जब भी होल से वो गैस निकलेगी ना, प्रेशर धीरे 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 कम होगा, मगर वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, जब आपका ये सफिशिएंटली निकल जाएगा गैस बाहर, तो अब ये वापस नीचे आएगा। तो जब ये वापस नीचे आएगा तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो मैं बोलूंगा ठीक है ये गैस कंप्रेस हो रही है, ये गैस का एक्सपांशन हो रहा था, अब ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा। अब जाहिर बात है तुम जब गैस को ऐसा दबाओगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी वजह से ये सीन देखने को मिला, डी सी ए आपको क्या देखने को मिला, प्रेशर बढ़ता हुआ मिला, है ना। और ये वर्क डन ऑन द गैस है, ये ग्राफ क्या था, वर्क डन बाय द गैस। अब आप गैस को पुश कर रहे हैं ना, दबा रहे हैं ना, तो ये वर्क डन ऑन द गैस है। आई क्या बात समझ में। फिर वापस से हीट इंजन इस पोजीशन पे आता है, वापस से स्पार्क फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है, वापस से फ्यूल सॉरी क्या होता है इसको, स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा, फिर से ब्लास्ट होगा, फिर वापस ये साइकिल दोहराई जाएगी। तो ये हमारा जो था हीट इंजन का साइकिल विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, जेई वाले थोड़ा सा ध्यान दे दो, मगर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर ही है ना अगला।